हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल मैंने आपसे बोला था कि सारे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के जितने भी 2011 से बनने वाले क्वेश्चन थे, यानी कि जो पेपर सेट थे, वो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन किसी कारण की वजह से बेटा मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, ठीक है। बच्चे के अंदर संकल्पना को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। कहता है बारंबार परीक्षा लेना चाहिए, अन्वेषण और संवाद करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्र शिक्षा। देखो, मैंने आपको बताया था बेटा कि आप लोग जब तक ऑप्शन काटना नहीं सीखेंगे अपने आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप इसे टेट की तरह जो जो टेट का एग्ज़ाम होता है या सुपर टेट या स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, उसमें आप याद करके जा सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इसमें पेडागोजी में क्या होता है बेटा कि आपको रट नहीं सकते आप इसे, ठीक है। तो देखो, कहता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। देखो ये क्यों कटा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा चल रही है कैसी चल रही है बेटा, बाल केंद्रित चल रही है। कैसी चल रही है, बाल केंद्रित चल रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करके मैंने बताया। आपका गला काट प्रतियोगिता बच्चों के बीच में नहीं चलेगी। बार बार परीक्षा नहीं लेना है आपको, ठीक है, कि बार बार परीक्षा ही लेते रहे। बार बार परीक्षा और संकल्पनात्मक समझ बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा लेना ज़रूरी थोड़ी ना है बेटा। हम क्या करेंगे, अन्वेषण यानी कि खोज संवाद में बच्चों को लगाएंगे, ठीक है। देखो, अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में क्या करती है, बढ़ाती है। जबकि बारंबार परीक्षाएं जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रीय, ये सब चीज़ें प्रतिस्पर्धाएं वगैरह हैं जो नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है बेटा। जब बच्चा क्या होता है, बच्चा खुद अन्वेषण करेगा, यानी कि बच्चा खुद में लगेगा, यानी कि जब बच्चा खुद कर सीखता है, अवलोकन करता है, तो वहाँ पर बच्चा की समझ जो होती है बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब कब कठिनाई होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तब जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो सीखने में कठिनाई कब होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, ठीक है। देखो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए, बिल्कुल। जिस समाज से बच्चा आया है, अगर अधिगम वहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये अधिगम ठीक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। कठिनाई किस में होती है, ये पूछ रही है बच्चों को सीखने में। विषय वस्तु को बहुरूपों में, बिल्कुल अलग अलग रूपों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। कहता है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए ये थोड़ा सा डाउट में है। कहता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए, बिल्कुल वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित भी होना चाहिए। तो बेटा एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला आपका, ठीक है। अब कैसे होना चाहिए सर, ये भी बता दीजिए। देखो, बच्चों का अधिगम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए और अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए, जबकि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने में बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है। जो सूचना है इसको अगर अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करोगे तो कठिनाई हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी। कहता है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, या निम्न उत्तेजना उच्च भय। देखो, जहाँ जहाँ आपका भय है वो तो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। देखो, इसमें कहता है कि कोई भय नहीं है, इसमें भी कहता है कोई भय नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। कहता है उच्च भय उच्च भय, ये दोनों ऑप्शन कट गए। भय तो नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर। अब कहता है कि संतुलित उत्तेजना या कोई उत्तेजना नहीं, तो बेटा संतुलित उत्तेजना होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 संतुलित उत्तेजना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। यानी कि जो बच्चे का विकास है व्यक्तिगत, उसकी विभिन्नताओं को किस प्रकार से आप प्रतिरूपित कर सकते हैं। कहता है ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। मैंने बताया था जब आपका इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आपको क्या ऐसा ऑप्शन का चयन करना है जिसमें पर्यावरण और आनुवांशिकता क्या हो, गुणनफल हो। यहाँ पे कहता है ना ही आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण। देखो ये कट गया। केवल आनुवांशिकता नहीं होना चाहिए, केवल पर्यावरण नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ऑप्शन केवल से भी कट रहे हैं ये। दूसरी बात आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, दूसरा, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
15 है जो आपका, वो लेव वाइगोस्की से संबंधित है। कहता है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आम केंद्रितता नहीं बेटा, ये आपका पियाजे के अनुसार कहलाता है। मनोवैज्ञानिक विकार है, विकार नहीं है बेटा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, नहीं बेटा। जो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का खुद से अकेले में बात करना प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। तो हिंदी में इसके नाम बहुत बदले हुए होते हैं, तो आपको इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है वो देखना है, क्योंकि इंग्लिश भी जो होती है बराबर में ही लिखी होती है। तो वहाँ पर आपका क्या लिखा होगा बेटा, प्राइवेट स्पीच लिखी होगी। ठीक है बेटा, प्राइवेट स्पीच लिखी हुई है आपकी। ठीक है बेटा, तो आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य? कहता है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल हो सकता है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, या योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। देखो, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वीडियो के साथ, अब तक वो इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, क्यों दे चुके होंगे मैंने बताया, तो आपको ऑप्शन काटना है। देखो, योग्यता के आधार पर समूह बांट देना और विद्यार्थियों को विभाजित कर देना। मैंने बताया था कि बच्चों को बांटना नहीं है योग्यता के आधार पर, अंकों के आधार पर, कि तू गधा है, तू उल्लू का पट्टा है, इस तरीके से कोई भी बात बच्चों के बारे में नहीं करना है। विद्यार्थियों को नामांकित करेंगे। देखो, जो योग्यता आधारित विभाजित करेंगे वही नामांकित करेंगे और वही उच्च अंक के आधार पर पहचान करेंगे। देखो, यहाँ पे समानता का नियम लग रहा है, जड़ और शाखा का नियम लग रहा है। अगर आप ये लगाओगे तो ये भी लगाओगे, ये भी लगाओगे। अब 3 ऑप्शन थोड़ी ना लगाओगे आप, तो एक ही बचता है आपका। ये हो गया आपका विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, यही मूल्यांकन कहलाता है। और उसके बाद निदान करने के बाद अब उसका उपचार भी करेंगे, है ना। तो बेहतर ऑप्शन 1 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्यों, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या है? कहता है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ठीक है, कहता है कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत रचना का काम करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की ने 3 शब्द दिए हैं। एक आपका MKO दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चा उन्हीं से सीखता है जिससे वो, जो उससे ज़्यादा जानता है वो कोई भी हो सकता है, उसका सहपाठी भी हो सकता है, माता पिता, बाहर के कोई भी लोग हो सकता है। एक उसने दिया था ZPD। ठीक, मैंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेटा इसमें ज़रा जो, और एक होता है आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, दोनों में बेटा सहायता दी जाती है, लेकिन ZPD के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो स्थायी होती है और बीच में दी जाती है, जबकि इसके फोल्डिंग के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो अस्थायी और कैसी होती है, शुरुआती सहायता होती है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश में ही याद रखना है। हिंदी में इसके नाम जो है पेपर में कई बार बदल बदल के आते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपको आंसर आता होता है लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब कहता है कि छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अधिगम को अर्थहीन बनाती है, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। अनुत्प्रेरित करती है, ये भी नहीं होगा। तो मैंने बताया कि अधिगम के लिए पाड़ का मतलब होता है, इसके फोल्डिंग शब्द आ गया यहाँ पे, पाड़ बनाती हैं आधारभूत संरचना। अभी ये इंग्लिश में पढ़ते तो आप वहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या मिलता है, इंग्लिश में आपको इसके फोल्डिंग शब्द देखने को मिल जाता है आपका फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको लिंक से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, जेंडर वाइज से जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, समावेशी से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। पूरी तरीके से आपका पेपर आउट है, इतना समझ लीजिए। मतलब लड़की की तरह रो रहे हो, इसका कहने का मतलब है यहाँ पे लैंगिक जेंडर वाइज का काम कर रहा है इनके पिता का कथन। क्योंकि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। बिल्कुल लड़के रोते हैं। लड़कियां केवल घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं। लड़के जो है PhD करते हैं मैथ में, लड़कियां BA MCOM करती हैं, लड़कियां पायलट नहीं बन सकती। तो ये सब इस टाइप के जितने भी बेटा कोटेशन है ना, वो आपके सारे के सारे लैंगिक किससे हैं, जेंडर वाइज के संबंधित हो जाते हैं। फिलहाल 18 का आंसर बताना है। 18 का हो जाएगा आपका, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को क्या करता है, दर्शाता है बेटा। ठीक है बेटा, देखो चुनौती नहीं देता है। चुनौती तब देता जब लड़की रोती होती और लड़का नहीं, वो इसका अपोजिट कोई काम होता। लैंगिक समानता भी नहीं है, भेदभाव को कम कहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं भेदभाव को, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट की, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील किसने दी थी, प्रगतिशील शब्द किसने दिया था आपका, जॉन डीवी साहब ने दिया था। शिक्षा जो थी जॉन
डी दिया था। ठीक है, कहता है कि ज्ञान के संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करवाना चाहिए और विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ बेटा आंसर दिख रहा है इसका। अगर आपने चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़े हैं तो आपको खुद आंसर आवाज़ देता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने अभी बताया था कि बच्चों के बीच में गलाकाट प्रतियोगिता नहीं चलेगी, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है केवल उसी को नहीं, नामांकित करना बच्चों को नंबरों के हिसाब से ही। देखो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास का चरण को दर्शाता है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें 3 अवस्थाएं होती हैं और हर अवस्था में 2 उपावस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रथा पूर्व अवस्था पहली अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं हुई, ये प्याजे की होती है। ठीक है, पूर्व प्रथावस्था पहली अवस्था होती है, दूसरी अवस्था ये होती है आपकी और तीसरी अवस्था ये होती है। फिलहाल हमसे ये कह रहा है कि क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, यानी कि आपकी ये प्रथागत अवस्था यानी कि दूसरी अवस्था की पहली उपअवस्था आई, यानी कि पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटा जैसा बनो तभी आपकी वाहवाही होगी। बेटा कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, तो ये दूसरी अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग।